दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर की नई वैकेंसी आ गई है। तो कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर पाएगा, इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, आपके भर्ती होने के लिए आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और उसमें कितने नंबर लाने होंगे जिससे कि आपको ये पोस्ट मिल सके, इनका काम क्या होता है वो डिटेल में आपको बताऊंगा कि इनका ड्यूटी क्या होता है। तो बने रहना, बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो रहने वाला है। तो आपको बता दूं कि इसका फॉर्म आप आज से यानी 15 जुलाई 2026 से आप भर सकते हैं, जो कि इनका ऑफिशियल हमारी भारतीय रेलवे की साइट है, जिसको हम बोलते हैं rrbapply.gov.in पर जा कर के फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आपका 1 महीने के बाद यानी 14 अगस्त 2026 रहने वाला है। तो आपको बता दूं कि इसमें जो है, जो लोग फॉर्म भर पाएंगे उसके लिए जो एज होनी चाहिए ये 20 वर्ष से 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। आपने अगर ग्रेजुएट पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बारे में भी मैं दिखाऊंगा, जो कि इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है हमारी जो क्वालिफिकेशन है। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये A2 होता है, जिसमें कि आपकी जो आंखें हैं 6/9 विदाउट ग्लास होनी चाहिए। तो अगर आप चश्मा लगाते हैं तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। ये सेक्शन कंट्रोलर के नाम से ये वैकेंसी है, जो कि 2025 से लगातार दे रही है वैकेंसी। इससे पहले ये जो पोस्ट था ये सेशन मास्टर या फिर हमारा जो ट्रेन मैनेजर है उनके प्रमोशन से ये भरी जाती थी, लेकिन अब ये डायरेक्ट भर्ती होने लगी है। और ये लेवल 6 की वैकेंसी है। इसका इनिशियल पे 35,400 है, लेकिन इसमें सिर्फ और ये इनिशियल पे है। इसमें आपका DA, HRA और रिस्क अलाउंस, नाइट ड्यूटी, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाती है, जिससे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी ये लगभग 70,000 पर मंथ हो जाएगी। और यही सैलरी आपकी 8वां वेतन आयोग के बाद लगभग 1 लाख के पार जा सकती है। स्टार्टिंग में आपको ग्रेजुएट पास पर इतनी सैलरी नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर आप इतना ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये राहें आसान नहीं है, क्योंकि इसकी जो पोस्ट है ये बहुत कम निकल रही है, 119 है। जोन वाइज भी आगे मैं वैकेंसी दिखाऊंगा कि कितनी जोन से कितनी वैकेंसी है, आप वहां पे देख पाएंगे। आप यहां पे देख सकते हैं कि दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो एग्जामिनेशन फीस होगी ये आपका सभी के लिए 500 रुपये होगी। लेकिन अगर आप SC ST में आते हैं, या फिर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, या फिर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी कि आपके घर के मुखिया की जो आय है ये 50,000 प्रतिवर्ष से कम है, यानी आप गरीबी रेखा से नीचे है, तो आपके लिए भी या ये जो फीस है ये सिर्फ 250 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा एक सर्विसमैन होने चाहिए, या फिर अगर आप फीमेल है किसी भी कैटेगरी की, तो भी आपको ये फीस जो है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये पेड करना होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही CBT होगा, जिसका आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्शंस, लॉजिकल कैपेबिलिटी, रीडिंग कम्प्रहेंशंस, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा मेंटल रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल यानी मैथमेटिक्स के 60 सवाल, लॉजिकल कैपेबिलिटी के 20 सवाल, मेंटल रीजनिंग के 20 सवाल, इस तरीके से 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपसे 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग 1/3 का होता है, तो आप तुक्का नहीं मार सकते हैं।
इसमें जो है इसके बाद रिटन के बाद आपका सीबीएटी यानी एक साइको टेस्ट होता है, क्योंकि इसका जो है काम बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी वाला है। आपको क्विक फैसले लेने होते हैं। इनडायरेक्टली आप ट्रेन संचालन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, तो आपका यहाँ पे जो एक साइको टेस्ट लिया जाएगा और उस साइको टेस्ट का जो है वेटेज 30% होगा और आपका रिटन का 70%, इस तरीके से एक मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट में आपको वही पेपर चेक किए जाएंगे जो आपने फॉर्म भरते समय, अप्लाई करते समय डाला था, और इसके बाद आपका जो है मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल बहुत इजी तो नहीं बोल सकता, A2 मेडिकल होता है जिसमें कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे A2 मेडिकल है। एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप PWBD यानी कि अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट है तो सारे लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें 1 आर्म 1 लेग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ड्वार्फिज्म है यानी आप बौनापन है, आपकी हाइट 4 फीट 10 इंच से कम है तो भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन हमने आपको बताया, ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्वलेंट, तो आप यहाँ से आपने ग्रेजुएट डिग्री पास होने चाहिए। यहाँ पे आप जोन वाइज जो वैकेंसी देख सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी है तो ये अहमदाबाद में है, जिसमें टोटल 11, अजमेर में 1, प्रयागराज में 4, बेंगलुरु में 8, भोपाल में 4, भुवनेश्वर में आपका 6, बिलासपुर में आपका 4, यहाँ पे जो भोपाल में है इसमें 6 वैकेंसी है, सॉरी। चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं 6, चेन्नई में 9 है, गोरखपुर में 5 है, गुवाहाटी में सिर्फ 1 वैकेंसी है तो वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं है। जम्मू श्रीनगर में कोई भी वैकेंसी नहीं है। कोलकाता में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 4 8 वैकेंसी है। मालदा में आपका टोटल जो वैकेंसी है ये 4 3 7 है। मुंबई में आपका जो वैकेंसी है ये सिर्फ 6 है। मुजफ्फरपुर में 3 है, पटना में 6 है, रांची में आपका 8 6 14 है। इसका मतलब है रांची में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और अहमदाबाद में दूसरे नंबर पे है। सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ पे 5 वैकेंसी है। सिलीगुड़ी की बात करें तो 5 वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम में 4 वैकेंसी, टोटल 119 वैकेंसी है। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहें तो मेरे हिसाब से अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप अहमदाबाद के साथ जा सकते हैं जहाँ पे 11 वैकेंसी है, और बाकी आप अपने हिसाब से चेन्नई भी जा सकते हैं जहाँ पे 9 वैकेंसी है। और चेन्नई हो सकता है कि कट ऑफ यहाँ पे कम जा सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं है कट ऑफ इसका जाना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ 2025 के नोटिफिकेशन में जो इसका रिजल्ट आया था, और वो भी सीबीएटी का यानी साइको टेस्ट के लिए। साइको टेस्ट के बाद इसकी कट ऑफ और चली जाएगी। तो अगर आप रिटन इसका पास करना चाहते हैं तो आपका कट ऑफ लगभग यही होता है। तो आपका यूआर में आते हैं तो मान के चलना कि 100 में से अगर आप 97% ला पाते हैं तो ही आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। एससी में आते हैं तो 91%, एसटी में आते हैं तो 81%, ओबीसी में 95%, ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 95%। एक सर्विसमैन लोगों का थोड़ा सा कम जाता है, 75% पर सिलेक्शन हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इनका काम क्या होता है। तो अब जो है इसके काम को डिटेल में समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा जो कोई भी लोको पायलट है, मालगाड़ी का जो है चालक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हूँ, और इसके जो ड्यूटी आवर्स हो गए हैं ये अगर 9 घंटा से ज़्यादा हो गया है तो रेलवे के नियमों के मुताबिक इसको रिलीफ मिल जाना चाहिए। जब रिलीफ नहीं मिलता है तो हमारे जैसे लोको पायलट क्या करते हैं, उसमें जो है एक आधा जो सेल्फी है वो ले लेते हैं, क्योंकि हमारी है ड्यूटी आवर्स अब पूरी हो चुकी है। तो ये क्या करते हैं, अपने असिस्टेंट को भेज देते हैं स्टेशन मास्टर के पास में एक मेमो लेकर के कि मेरा ड्यूटी आवर्स
कंप्लीट हो चुका है। मेरा साइन ऑन ये है, मेरा साइन ऑफ अभी नहीं हुआ है। तो जितना जल्दी हो सके रेलवे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी जो है रिलीव कर दिया जाए, हमारी जगह पे कोई नया लोको पायलट दे दिया जाए। और जब स्टेशन मास्टर उस सेक्शन कंट्रोलर उस जो एरिया में रहता है उससे बात करता है कि हमारे लोको पायलट का ड्यूटी और ज़्यादा हो गया है, अब इनको रिलीफ देना चाहिए, तो सेक्शन कंट्रोलर ही इनको रिलीफ दिलवा देता है। चलते हैं आगे, अगला ड्यूटी क्या है। तो मान लीजिए कि ये हमारा लोको पायलट है और यहाँ भी आप देख सकते हैं मेल एक्सप्रेस लोको पायलट है और बगल में एक मालगाड़ी खड़ी है। तो आप ये देख सकते हैं कि एज पर जो है प्राथमिकता दिया जाना चाहिए ये मेल एक्सप्रेस ट्रेन को, लेकिन कभी कभी ये मालगाड़ी को भी हमारे सिग्नल दे दिया जाता है और ये सिग्नल देने का काम स्टेशन मास्टर करता है। लेकिन आपको बता दूं कि स्टेशन मास्टर को जो आदेश मिलता है वो सेक्शन कंट्रोलर से मिलता है, जो कि उस डिवीज़न में जो है से दूर डिविजनल ऑफिस में 100-200 किलोमीटर दूर बैठा होता है और वही फैसला लेता है कि ये मालगाड़ी को चलाना है, क्योंकि आप उसको डिसाइड करना होता है कि ये जो मालगाड़ी है इसमें जो है कुछ दवाइयाँ हैं या फिर कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको बहुत जल्दी ही निकालना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो सकती है। तो आपको बता दूं कि फिर ये गाड़ी को नहीं निकालते हैं और इस ट्रेन के जो पैसेंजर है वो आ करके लोको पायलट के साथ में बहस करते हैं कि भाई हमारी ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला, इसको मिल गया है। लेकिन वही चीज़ है कि इसका जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा था, तो जिस ट्रेन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है उसको सिग्नल पहले मिलता है और ये सेक्शन कंट्रोल डिसाइड करता है कि किस ट्रेन को सिग्नल दिया जाना चाहिए। स्टेशन मास्टर तो सिर्फ बटन दबाता है। अब आते हैं अगले काम पे। तो मान लीजिए कि हमारा ये रेलवे की पटरी है, यहाँ पे कोई भी खराबी आ गई है, कोई इंजीनियरिंग वर्क करना है, तो हमारे जो रेलवे के इंजीनियर्स होते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जो कि सिविल इंजीनियरिंग वाले जाते हैं उसमें, जिसको PWI भी बोलते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ काम करना बाकी है, तो वो सीधे स्टेशन मास्टर के पास पहुंचते हैं और स्टेशन मास्टर को एक मेमो लिख के देते हैं। रिटन में हर चीज़ होती है, कोई चीज़ वर्बली नहीं होता है, और वो बताते हैं कि फला फला जो किलोमीटर नंबर पे हमारा काम चलना है, जो कि हमारी जो ट्रैक है ये असुरक्षित है, तो वहाँ पे काम करना है। तो वो स्टेशन मास्टर उस डिवीज़न में बैठे हुए हमारे सेक्शन कंट्रोलर से बात करता है और सेक्शन कंट्रोलर एक ब्लॉक देता है जिसको हम इंजीनियरिंग ब्लॉक बोलते हैं। उसके बाद ये लोग काम करते हैं। अब चलते हैं अगले काम पे। तो मान लीजिए कि हमारा ये हमारी OHE है, जिसको ओवरहेड इक्विपमेंट वायर बोलते हैं। इसमें अगर कुछ खराबी आ गया है या फिर टूटा फूटा लटका है, तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं अगर इस पे काम करना चाहते हैं तो ये भी स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जा कर के उनको एक मेमो पकड़ाते हैं कि यहाँ पे हमारा जो तार का काम चालू है, या फिर हो सकता है कि इसके इंस्ट्रूमेंट में ही कहीं कुछ खराबी है जिसको रिपेयर करना है, उसके लिए हमें ब्लॉक लेने की ज़रूरत है, तो इसको बोलते हैं पावर ब्लॉक। वहाँ पे बोलते थे इंजीनियरिंग ब्लॉक, जहाँ पे ट्रैक का काम करना है, तो इसको बोलते हैं पावर ब्लॉक। ऐसे सेक्शन में वो जो है यहाँ की जो सप्लाई है काट दी जाएगी, बशर्ते ये जो हमारा सेक्शन इंजीनियर है SSC, वो सीधा स्टेशन मास्टर से बात करेगा, स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर से बात करेगा और सेक्शन कंट्रोलर ही डिसाइड करेगा कि यहाँ पे अब 2 घंटा काम नहीं चलेगा। तो ये सेक्शन कंट्रोलर ये हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कंट्रोलर के साथ में बात करेगा कि इसकी सप्लाई काट दो, और उसके बाद जब काम करेगा और उसके बाद ही ये सब सारी चीज़ें काम होने के बाद नई ट्रेन चलाई जाएगी, जो कि जब तक काम नहीं होता तब तक सारी ट्रेनें खड़ी रहती है। अब चलते हैं आगे कि अगला काम क्या करना है। मान लीजिए कि चलते समय ये भाई साहब थे और इन्होंने
जान दे दिया या जो भी हो गया, रन ओवर हो गया, आप लोग अच्छे से समझते हैं। और जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही दुखद है, जीवन में सबके परेशानी आती है, लेकिन ऐसा कदम उठाना ठीक नहीं है। तो ऐसा अगर हो जाता है तो ट्रेन का जो लोको पायलट है वो सीधे स्टेशन मास्टर को बताता है कि उसकी ट्रेन के साथ में ऐसा हो चुका है और किलोमीटर ये है, और वो जो है ट्रैक अगर सुरक्षित है, सेफ है, तो अपनी ट्रेन को आगे लेके जाएगा। स्टेशन मास्टर को एक मेमो देगा कि हमारे किलोमीटर नंबर इतने पर एक आदमी आया है जो कि रन ओवर हो चुका है। तो वो स्टेशन मास्टर अब सेक्शन कंट्रोलर से बात करेगा और सेक्शन कंट्रोलर आरपीएफ कंट्रोल के साथ में बात करेगा और आरपीएफ वालों को भेजेगा, जहां पे इसका जो है बॉडी को वहां से उठाया जाएगा। जब तक बॉडी क्लियर नहीं हो जाती, अगली ट्रेन को सेक्शन कंट्रोलर परमिट नहीं देता है स्टेशन मास्टर को कि आप सिग्नल दो। दूसरी ट्रेन तभी चलाई जाएगी जब ट्रैक सेफ हो। ये हमारे हैं ट्रैकमैन भाई साहब, जिसको कि लाल आर्मी यानी ऑरेंज आर्मी भी बोलते हैं। और ये मुझे लगता है कि हमारे भारतीय रेलवे के सबसे बड़े जवान हैं, सैल्यूट है इनको। ये जब आप सुरक्षित यात्रा कर रहे होते हैं तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये जो पटरियां हैं ये सुरक्षित रहनी चाहिए, रात दिन इनकी देखभाल करते हैं। और इनको की मैन भी बोला जाता है, और जिसको हिंदी में बोलते हैं चाबी वाला। तो ये जाते हैं ट्रैक का इंस्पेक्शन करने के लिए। मान लीजिए किसी कारणवश ये आए नहीं, लगभग आधा घंटा नहीं आए, तो जब रिपोर्टिंग टाइम स्टेशन पर होता है कि यार ये इनको भेजा गया था ट्रैक में मेंटेनेंस करने के लिए, इनका जो है ट्रैक का निरीक्षण करने के लिए, लेकिन ये अभी तक आए नहीं, क्या पता है इनको किसी असामाजिक तत्व ने या फिर किसी जानवर ने कोई हमला तो नहीं कर दिया, या फिर किसी ट्रेन के चपेट में तो नहीं आ गए। तो जब ये विलंब हो जाते हैं उस टाइम भी हमारे सेक्शन कंट्रोलर किसी गाड़ी को परमिट नहीं कर लेते हैं चलाने के लिए, जब तक कि ये भाई साहब का पता नहीं चल जाता है। इस ट्रेन को लेट चल रही है तो हमारा जो सेक्शन कंट्रोलर है वो स्टेशन मास्टर के जरिए वाकी टाकी पर, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में है, ये मैं हूं, आप देख सकते हैं, इस वाकी टाकी के जरिए वो बात करता है कि सेक्शन कंट्रोलर ने बोला है कि हमारी जो ट्रेन है थोड़ी लेट है, इसको पिकअप करने के लिए आप पंक्चुअलिटी का मेंटेन का ध्यान रखें, आप अपनी जो है ट्रेन का स्पीड बढ़ा करके चलें, जिससे कि आपका ट्रेन राइट टाइम में पहुंच जाए। तो ऐसे बहुत सारे जो है अनयूजुअल कार्य जो होते हैं ट्रैक पर, स्टेशनों पर, सारी जानकारी उस डिवीज़न के जो है सेक्शन कंट्रोलर के हाथ में होती है। तो आशा है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।